हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की पहली पोम को, जिसका नाम है माय मदर एट 66। दिस पोम इज रिटन बाय कमला दास विच वाज अर्लियर नोन एज माधवी कुट्टी, या उनका जो ओरिजिनल नेम है माधवी कुट्टी भी है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है जिनकी एज 66 ईयर्स की है, वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं। और आपको पता है ओल्ड एज के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है लाइफ का वो होती है डेथ। सो पोएट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके का वो फील कर रही हैं, किस तरह का दर्द उनके मन में है कि अब वो अपनी माँ को नहीं देख पाएंगी और उनकी माँ उनसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। लेकिन किस तरीके से वो अपने दर्द को छुपा रही हैं और किस तरीके से वो अपनी माँ को होप दे रही हैं, वो सब उन्होंने इस पोम में बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। So my dear student, in this video session we'll be covering the hard word which are going to come in this poem, and we'll be learning each and every paragraph very properly, and इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट आर पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पर आएंगे इस पोम में, वो भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पोएट्स के बारे में और जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है जानने की। सो कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934, और ये जो कमला दास जी हैं, इनका जन्म केरला के मालाबार में हुआ। शी इज recognized as one of the India's foremost poets. Her work are known for their originality, versatility and indigenous flavor. जनरली देखो ये जो नाम से पता चल रहा होगा, कमला दास अभी जो ये अपनी मदर के बारे में बता रही हैं। ऑफ कोर्स हम सब अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आज नहीं तो कल जिंदगी का नाम ही यही है, और कि आज कोई है तो कल कोई नहीं होगा, राइट। तो इन्होंने जो जिंदगी की ओरिजिनलिटी है, ठीक है, और कैसे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। तो इनको एक वर्सेटाइल राइटर भी माना जाता है। ये ऑफ कोर्स ओरिजिनलिटी रियलिटी के ऊपर तो लिखती ही लिखती हैं, साथ ही साथ में ये नेटिव्स के बारे में ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं। इसके अलावा अगर आप इनके बारे में जानना चाहेंगे तो कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कमला दास तो इनका एक नाम है, इसके अलावा इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है माधवी कुट्टी। और आपको बताती चलूँ कि इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इस नाम से भी लिखी हुई हैं। कई बार राइटर्स अपना नेम जो होता है, ओरिजिनल नेम, वो इस वजह से भी चेंज कर देते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि ईजी टू टेक नेम हो, ताकि हर एक पर्सन उनका नाम ले सके, राइट। नाउ सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977। यहाँ पर कुछ आपको इनके नॉवेल्स के नेम दिए गए हैं। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज 1992 की बहुत ही फेमस रही है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship and lyrical idiom. My mother at 66 is an example. So ये जो आप पोम देख रहे हो ना, ये पोम उन पोम्स में से एक है जो बहुत स्लाइट डिफरेंसेस को दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी में जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और वो जो बहुत ही नॉमिनल रिलेशंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पोम। लेट अस सी कि कैसे कमला दास को इतना खूबसूरत राइटर माना जाता है। ऐसा क्या है उनके शब्दों में कि लोग इतना पसंद करते हैं उनकी लिखी गई पोम्स को। और उनकी एक पोम जो कि आज हम लोग पहली बार क्लास 12 की बुक में पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ से पोम स्टार्ट होती है, एंड इट इज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, her face ashen like that of corpse and realized with pain. अब यहाँ पर आपको दो लोगों को डिफाइन किया गया है, एक तो है पोएट और दूसरी है उनकी मम्मी, राइट। कमला दास अपनी मम्मी पापा के घर आई हुई है, राइट, और अपने घर से वो कहाँ जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, राइट। टाइमिंग बताई गई है सुबह की है, दिन बताया गया है फ्राइडे का है। सो दिस इज व्हाट हियर रिटन, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए वो कोचिन की तरफ बढ़ रही हैं। फ्राइडे को मॉर्निंग का समय है और वो क्या देखती हैं, आई। हु इज आई हियर, यहाँ पर आई कौन है, आई है कमला दास। कहती हैं आई सॉ माय मदर, मैंने देखा अपनी मम्मी को, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है जस्ट बगल में, नेक्स्ट टू, राइट। तो उनके बगल में कौन बैठा हुआ है, उनके बगल में बैठी हुई है उनकी मम्मी, एंड शी इज कंप्लीटली नोटिसिंग हर। कमला दास अपनी मम्मी को नोटिस कर रही है, कह रही है कि वो डोज कर रही है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोज? डोज का मतलब होता है जब आप ऊंघ रहे होते हो,
जैसे कभी कोई इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, तो हमें ना बहुत जल्दी जल्दी नींद सा फील होने लगता है, हम ऊँघते हैं, राइट। उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। ऐश का मतलब होता है ग्रे कलर का, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिली रहे कि क्या वर्ड हम पढ़ रहे हैं। सो कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी, राइट। शॉर्ट स्लीप, डोज का मतलब है शॉर्ट स्लीप, एशन का मतलब है ग्रे कलर, राइट ना। अब आप यहां पर फील कर पाओगे कि जो पोएट हैं, उनकी जो मदर हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं, वो 66 इयर्स की हैं, उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो ऊँघ रही हैं, मतलब वो शॉर्ट स्लीप ले रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और पूरा पेल सा हो रखा है, वो फीका सा पड़ रखा है, जैसे राख होती है ना, जिसका कलर एकदम बेकार सा लगता है आपको, ऐसे डेड सा कलर हो, राइट। और यहाँ पर वो अपनी मदर को किससे कंपेयर कर रही है? कॉप्स से। कॉप्स इज सेड टू बी डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। पोएट को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी मम्मी के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, मेरी मम्मी पूरी तरीके से डेथ के नियर टू है, शी हैज नथिंग इन हर सेल्फ। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर को एक डेड बॉडी से कंपेयर किया हुआ है। सो यहाँ पर जिस फिगर ऑफ स्पीच को हम कंसिडर कर सकते हैं, वो आपकी कौन सी होगी? सिमिली। वाई सो? जब आप दो चीजों का कंपेरिजन करते हो जिनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता, विद, एज, लाइक और सो, तो वहां पर आपकी सिमिली यूज होती है। तो यहां पर मदर के फेस को किससे कंपेयर किया गया है? एशन लाइक बोला गया है, डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। तो ये जो लाइक का वर्ड है, ठीक है, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए दो अनलाइक चीजों में यहां पर हम बोल सकते हैं कि सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो एजोनेंस यूज हुआ है बिसाइड मी में। अब बिसाइड मी में एजोनेंस कैसे यूज हुआ है? एजोनेंस जब आप वॉवल का रेपिटेशन देखते हो, सो आप देखोगे यहाँ पर ई वर्ड आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। बिसाइड मी, डोर्स, ओपन माउथ। तो चाहे आप बिसाइड में देखो, ई इज प्रोमिनेंट, एम ई में भी ई प्रोमिनेंट है, डोज में भी ई प्रोमिनेंट है, ओपन में भी ई प्रोमिनेंट है और माउथ में भी ई प्रोमिनेंट है। सो इस पूरे पैराग्राफ से हमें क्या पता चला कि जो पोएट हैं वो अपने मम्मी पापा के घर से कहाँ जा रही हैं? कोचिन जा रही हैं, राइट। और टाइम क्या है? मॉर्निंग का है। डे कौन सा है? फ्राइडे है। अब पोएट अपनी मदर को देख रही हैं जो कि उनके बगल में बैठी हुई है, और वो उन्हें एकदम डेड बॉडी जैसी लग रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है मानो मेरी मम्मी अब और ज्यादा जिएंगी नहीं, तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है। That she was as old as she looked. Now please try to connect it. यहाँ पे लिखा हुआ है and realized with pain. अब उनको अचानक से दर्द होने लगता है ये सोच करके कि she was as old as she looked. वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी की वो दिखाई दे रही हैं, राइट। मतलब आप कभी इमेजिन करो, कभी कभी आप लोगों को दिखेगा कि कुछ ओल्ड लोग होते हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक, यंग दिखाई देते हैं, विगरस दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार कुछ ओल्ड लोग जो होते हैं ना, वो आपको बहुत डेड से दिखाई देते हैं। तो उनको अपनी मम्मा को देख करके ये लग रहा है कि हाँ, जितनी उनकी उम्र है वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, सच में हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब उनको ये सोच करके ना बहुत बुरा लग रहा है कि ओ मेरी मम्मी सच में बहुत बूढ़ी हो गई हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हर डेथ। और वो अपनी मम्मी को मरते हुए नहीं देखना चाहती। नोबडी वांट्स टू सी कि उसका कोई नियर डियर वन मौत के करीब जाए। तो जब पोएट को पेन होने लगता है तो वो फौरन अपने दिमाग को, अपने थॉट को दूसरी डायरेक्शन में लेकर के जाती है कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी मदर मेरे से बहुत दूर होने वाली है, एंड शी विल नॉट बी माय पार्ट एनी मोर। सो वही वो बोल रही है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। मैंने फौरन अपने दिमाग से उस थॉट को निकाला। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरी मम्मी मेरे से दूर हो सकती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्प्रिंटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग, राइट, और स्पिलिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, राइट। तो अब यहाँ पर जो पोएट है वो उस ओल्ड एज को नहीं देखना चाहती जो फुल ऑफ सैडनेस है, फुल ऑफ मोनोटोनसनेस है, ठीक है, जिस लाइफ पे कुछ भी नहीं है। वो उस थॉट से दूर होना चाहती हैं। अब जब वो उस थॉट से दूर होना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं? वो डोर से बाहर देखना शुरू कर देती हैं। माइट बी शी इज
सिटिंग इन अ कार, और वो कार के डोर के बाहर देख रही हैं। तो उन्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? जब आप किसी भी कार में बैठे होते हो और कार चल रही होती है तो आपको ऐसा लगता है कि आसपास जितने भी ट्री हैं वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। दिस इज समहाउ रिलेटेड टू फिजिक्स। ये होता है कि आपको लगता है ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश करी है जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं, मेरी चिल्ड्रन मतलब, मेरी का मतलब खुश, बच्चे बहुत खुश हैं एंड दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जब बच्चे ग्रुप्स में बाहर निकलते हैं ना तो बहुत ही एनर्जेटिक, विगरस और बहुत एंथुसियास्टिक दिखाई देते हैं। तो वो ऐसे दौड़ते दौड़ते नन्हे मुन्ने कदमों से भागते हुए जा रहे होते हैं। तो एक तरफ जहां पर मोनोटोनसनेस वो देख रही है, एक तरफ जहां पर वो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देख रही है, तो दूसरी तरफ उन्होंने यंग एज को डिफाइन किया है कि यंग एज में कितनी एनर्जी होती है, कितना एंथुसियाज्म होता है। तो वो क्या देख रही हैं? जो यंग यंग ट्रीज हैं वो कितनी तेजी से मूव करते हुए पीछे जा रहे हैं, एनर्जी दिख रही है ना। फिर बच्चे कैसे अपने घरों से बाहर निकल करके आ रहे हैं और कितने खुश हैं वो। तो एक आप साइड देख रहे हो, ओल्ड एज में इंसान बिल्कुल डेड हो जाता है, मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन जब वो यंग होता है तो कितनी तेज मूवमेंट वो कर रहा होता है। दूसरी ही तरफ अगर आप देखोगे तो ओल्ड एज में जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। लेकिन जो यंग एज होती है, जो चिल्ड्रन वाली एज होती है, उसमें कितनी हैप्पीनेस होती है लोगों के पास। वो हर चीज में खुशियां ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि दे कैन डू एनीथिंग, राइट। सो यहाँ पे कंट्रास्ट भी शो किया गया है बिटवीन द यंग एज एंड द ओल्ड एज, राइट। तो अब पोएट जब इस चीज को देख रही हैं, इस यंग एज को देख रही हैं, तो वो खुश भी हो रही हैं, वो हैप्पी भी हो रही हैं, क्योंकि अब उनको ये थॉट बार बार दिमाग में नहीं आ रहा दैट शी इज गोइंग टू लूज हर मदर एंड शी इज हैप्पी सीइंग आउट कि सब कुछ इतना एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जस्टफुल, सोलफुल है, राइट ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच की हम यहाँ पर बात करेंगे, ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रीज के बारे में अगर आप बात करोगे तो ट्रीज क्या हो जाएंगे आपके? ट्रीज आर नॉन ह्यूमन बीइंग। ट्रीज आपके नॉन ह्यूमन बीइंग है। और अगर नॉन ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करने लगे तो इसको आप बोलते हो मानवीयकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो अगर आपसे ये वाली लाइन दी जाए द मेरी यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जबकि आप यहां पे इस लाइन में देखेंगे तो मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। अब बच्चे क्या करेंगे? वो अपने घर से बाहर ही तो निकलेंगे। तो जब बच्चे घर से बाहर निकल करके खुश होकर के आ रहे हैं तो पोएट हमें क्या करवाना चाह रहा है? इमेजिन करवाना चाह रहा है। तो अगर कहीं पर नॉन लिविंग को नॉन लिविंग की एक्टिविटी या लिविंग को लिविंग की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है तो हमें यह बताने की कोशिश करी जाती है कि पोएट कुछ इमेजिन करवाना चाह रहा है आपको। जैसे मैंने वो बोलते ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे। अब जब आप ये गाना सुनोगे, खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, है ना, तो ऐसे आप सुनोगे ना तो आपको लग रहा होगा गुलाब खिल रहा है, ख्वाब आ रहे हैं, राइट। तो वो इमेजिन करते हो आप। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उन जब वो बाहर निकल करके आ रहे हैं अपने घर से तो वो किस तरीके से खुशी खुशी बाहर निकल रहे होंगे। यहाँ पे पोएट हमें क्या करवाना चाहता है? इमेजिन करवाना चाहता है। सो इस लाइन में पोएट हमें एक इमेजिनेशन दे रहा है, एक थॉट दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ये जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, वो कौन सी है? इमेजरी, राइट। समझ में आ गया ना? अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करके देखेंगे कि क्या है, क्या यहीं पे ही पोम खत्म हो जाती है, आगे भी कुछ है। तो एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ मैं अपने आप को। जो पोएट है उनसे नहीं देखा जा रहा कि उनकी जो मदर की कंडीशन है वो नियर टू डेथ है, तो वो उस थॉट से बाहर निकलना चाहती हैं, वो उस दर्द से बाहर निकलना चाहती है। नोबडी वांट्स टू सी कि उसकी मम्मी या उसके नियर डियर वन को कुछ हो। तो वो खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रही है और उन्हें खुशियां यंग एज में दिखाई दे रही हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ मेरी चिल्ड्रंस, राइट नाउ। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब कार चलते चलते अचानक से रुक गई। रुकी क्यों? क्योंकि एक एयरपोर्ट आ गया, वो एयरपोर्ट जिससे उनको कोचिन निकलना है, राइट ना। वहां पे चेकिंग चल रही है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब जब चेकिंग चल रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मम्मी खड़ी हुई है थोड़ी दूर पर। फ्यू यार्ड्स अवे है ना, यार्ड्स इज अ यूनिट, जो मेजरमेंट की, किसी एरिया को मेजर करने की यूनिट होती है, उसको बोलते हो, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लिख देती हूँ, राइट। तो अब आप ऐसे समझो ना, अभी तक वो उस थॉट से बाहर आ ही रही थी कि अचानक से जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के टाइमिंग आया तो उन्होंने फिर देखा कि उनकी मम्मी उनसे कुछ दूर खड़ी हुई है। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर उन्होंने मम्मी की तरफ वापस देखा। उनकी मम्मी उनको कैसे दिखाई दे रही है? वैन। वैन का मतलब क्या है? वैन का मतलब है टायर्ड। पेल, पेल का मतलब क्या होता है? जब किसी का रंग उड़ चुका होता है, कलरलेस बोल सकते हो। एज अ लेट विंटर्स मून,
अब जब पोएट की निगाह अपनी मम्मा के ऊपर फिर से पड़ती है तो वो उन्हें वैसी ही थकी हारी दिखाई दे रही होती हैं, वैसे ही उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ होता है। और इस बार वो अपनी मम्मा को एक डेड बॉडी से कंपेयर नहीं कर रही, बल्कि वो किससे कंपेयर कर रही हैं, उनको मून से। और वो भी कौन सा मून? मून जो कि सर्दियों में निकलता है। मून वो जो सर्दियों के टाइम निकलता है और लेट में निकलता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब सर्दियां आती हैं तो बहुत कोहरा पड़ता है, देयर सो मच फॉग। तो जब फॉग के साथ हम लोग चांद को देखते हैं तो चांद फीका फीका सा दिखाई देता है, राइट। सो इस बार अगेन उन्होंने अपनी मम्मा को किससे कंपेयर किया हुआ है? एक लेट विंटर्स मून से। और यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने इस्तेमाल करी है वो क्या है? सिमिली है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो अनलाइक चीजों को आप कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ एज, लाइक और सो, तो वहां पे क्या होती है? सिमिली होती है, राइट। सो अब इस पूरे ओवरऑल पैराग्राफ में हमें क्या समझ में आया? जो पोएट हैं वो अपनी मदर के पेन को नहीं देख पा रही हैं और वो अपने थॉट्स को बाहर करना चाहती हैं। फिर अचानक से सिक्योरिटी चेक का टाइमिंग आ जाता है और फिर वो देखती हैं कि उनकी मम्मी उनसे थोड़ा सा दूर खड़ी हुई हैं और इस बार फिर से उन्हें वो वैसे ही दिखाई दे रही होती हैं, थकी हारी बेचारी और एकदम उड़ी उड़ी सी। तो वो अपनी मम्मी को कंपेयर करती हैं कि वो लेट विंटर मून्स के जैसे लग रही हूँ, जैसे कि उनमें कुछ बचा ही ना हो, राइट। अगेन शी इज फीलिंग लाइक कि अब फिर वो अपनी मम्मा को खोने वाले हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर से उनके दिल में एक दर्द आ गया। एक रेफर्स टू पेन। अब जितनी बार आप अपनी मम्मा को देखोगे, जितनी बार वो आपको बूढ़े दिखाई देंगे, जितनी बार आपके दिमाग में थॉट आएगा नाउ शी इज नॉट गोइंग टू बी एनी मोर विद अस, तो आपको दर्द होगा। माई चाइल्डहुड फियर। तो जो पोएट है वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है कि ये मेरे अंदर अभी नहीं आया, मेरे अंदर बचपन से था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मम्मा को खो दूं। और जब मैंने अपनी मम्मा को वापस देखा, जब वो लेट विंटर्स मून की तरह लग रही थी, तो फिर मुझे वो बचपन का दर्द जाग उठा, वो चाइल्डहुड फियर जाग उठा कि कहीं मैं अपनी माँ को खोने तो नहीं वाली हूँ, कहीं मेरी मम्मा मेरे से दूर तो नहीं चली जाएंगी। ओ हाउ विल आई लिव, कैसे मैं सरवाइव करूंगी? आई विल नॉट बी एबल टू। बट वो ये सैडनेस, ये दुख अपनी माँ को दिखा नहीं सकती, क्योंकि बच्चे के ही होप से माँ बाप उम्मीद में रहते हैं। तो वो अपने यहाँ पे दर्द को छुपा रही हैं। और छुपा कैसे रही हैं? बट ऑल आई सेड वाज, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन मैं कुछ अगर कह सकती थी तो वो सिर्फ ये था, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। सो यहाँ पर पोएट क्या करने की कोशिश कर रही है? यहाँ पे पोएट अपनी मदर को होप देने की कोशिश कर रही है कि मम्मा आप जिंदा रहोगे और मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी। और यहाँ पे पोएट का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? शी इज जस्ट स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान हमेशा स्माइल करता रहता है उसका मतलब ये है कि वो अंदर से दुखी नहीं, वो दुखी होता है, राइट। तो यहाँ पर इस लास्ट पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो अपने बचपन के दर्द को फिर से याद करती हैं और वो अपनी मम्मा को देखती हैं और मम्मा को एक होप देने की कोशिश करती हैं बाय डूइंग व्हाट? बाय डूइंग स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और सी यू सून अम्मा, अम्मा इज अ वर्ड जो कि आप केरला साइड में देखोगे जनरली लोग अपनी मम्मा को अम्मा बोलते हैं। हम मम्मा, मम्मी, अम्मी ये सब बोलते हैं, बट दे से अम्मा, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। लास्ट में यहाँ पर जाते जाते आप लोगों को ये बता दो, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इस पर्टिकुलर लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है दैट इज रेपिटेशन। कोई भी वर्ड अगर एक सिंगल लाइन में बार बार रिपीट होता है तो वो जिस पोएटिक डिवाइस में जाता है उसको आप रेपिटेशन ही बोलते हो। सो यहाँ पर हमने जो मेन प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच देखी वो कौन कौन सी थी? सिमिली था, इमेजरी था, पर्सोनिफिकेशन था और रेपिटेशन था। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये पूरी की पूरी पोएम क्लियर हो गई होगी और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट हैं वो अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही हैं आप लोगों को कि किस तरीके से वो बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी होने पर क्या कंडीशन होती है और किस तरह का रिएक्शन बच्चों के अंदर होता है जब वो अपनी माँ को बूढ़ा देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी फील होता है कि शी विल बी नो मोर, राइट। और उसके बाद फिर किस तरह का पेन उनको यहाँ पर फील हो रहा है और साथ ही साथ में वो अब ये भी बताना चाहती हैं कि होप भी, अगर बच्चे के अंदर दर्द भी है तो वही अपने माँ बाप को उम्मीद भी देगा। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, बट आज मैं आप लोगों को जाते जाते एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ एंड द क्वेश्चन इज द पेन विद व्हिच ऑथर इज सफरिंग वाज, किस दर्द से
पोएट गुजर रही हैं, आपको ये बताना है आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स, आई वुड लव टू टेक योर कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करें। अच्छा, आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करती चलूँ यहाँ पर कि अगर आप लोगों को द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कवर करने हैं तो सैटरडे को आई विल बी कमिंग अप विद द लाइव सेशन, तो उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अगर आप CUET की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो CUET की प्रेपरेशन के लिए आप एक बैच के थ्रू जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है अंडरग्रेड। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको CUET में जाना है। अब यहाँ पे कॉमर्स साइंस जिसके लिए भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। यहाँ पर एक करियर बिल्डिंग ऑप्शन भी है, स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने का भी ऑप्शन भी है। अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो आप 849 का कम्युनिकेशन स्किल्स का ये कोर्स खरीद सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास जो बैच है CUET 2024 समर्थ बैच इज ऑल्सो अवेलेबल, CUET 2024 एम्बिशन साइंस बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। सो जो 12+ CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एम्बिशन बैच के लिए जाएंगे। ये बैच में आपको पूरा कंप्लीट साइंस मिलेगा, इंग्लिश और GT भी मिलेगी। तो ये बैच आपको कितने का दिखाई दे रहा है, 10,000 समथिंग का दिखाई दे रहा है। लेट मी यूज वन कोड, व्हाट इज दिस कमिंग ओवर हियर। अच्छा ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती जा रही हूँ कि ये जो बैच है आपको ये जो भी दिखाई दे रहा है, आप इस पर एक कोड लगा देना। कोड है Y484। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे Y484, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो Y484 कोड याद रखिएगा, जो कि आपको इस पर अप्लाई करना है, एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर। सिमिलरली अगर आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है और उसके लिए अगर आपको कोर्स खरीदना है तो 849 का कोर्स दिखा रहा है, Y484 कोड यूज़ करेंगे 700 अराउंड आपको वो बैच मिल जाएगा। उसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अबाउट टू एंड दिस सेशन। Thank you everybody, bye bye and take care, and let me show you the last part of the slide also, which is the end. So thanks.